नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूं और अगले आधे घंटे तक आपसे जुड़ा रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप भी हमसे जुड़ गए होंगे और जो लोग जुड़ गए हैं उनको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सुबह का अभिवादन है। जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार और जो हमें बाद में देखेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात, भोर की बात, आपकी बात, हमारी बात। और इस बातचीत को हम अगले आधे घंटे तक जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो है हमारा ये साथ बना रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करता हूँ कि आप कर भी चुके होंगे। तो चलिए, आज बात तो चुनाव पे होगी, खासकर असेंबली चुनाव पर। और विधानसभा, जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और साथ ही साथ उनके सर्वे रिपोर्ट भी आ गए हैं, ओपिनियन पोल आ गए हैं। तो बात आज उन्हीं पे रहेगी, लेकिन पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर लूँ अपने मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में। तो योगी जी की गूंज जो है कल वो पाकिस्तान में भी हो गई। जी हाँ, योगी जी का नाम जो है पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता हैं कोई, उनका नाम इस अखबार में छपा है मेरे ख्याल से। अब वो उन्होंने नाम लिया हमारे योगी जी का, और नाम भी किस सिलसिले में लिया आपको पता है कि योगी जी ने जो है वो कहा था 2 दिन पहले कि अगर 500 साल से हमारा राम मंदिर जो है अगर किसी के कब्ज़े में था और वो हमने वापस ले लिया, तो सिंध प्रांत यानी जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, सिंध प्रांत में आता है वो, तो उसे हम वापस क्यों नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात थी एक बतौर मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देना। तो उस बयान की चर्चा काफ़ी हो रही थी सोशल मीडिया पर, और उसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने कहा कि ये बिल्कुल ही मतलब गलत बयानबाजी है और अखंड भारत का सपना इस तरह से देखने वालों के लिए जो है ये बयान जो है वो ठीक नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। तो इस बयान की निंदा की पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने के प्रवक्ता ने, महिला हैं शायद वो, मुमताज़ समथिंग कुछ नाम है उनका। तो इस तरह से हमारे योगी बाबा की धूम जो है वो पाकिस्तान तक पहुंच गई है। वैसे तो पूरी दुनिया में है, और भारत का तो क्या कहना, आपको पता ही है कि अब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं तो हमारे योगी जी जो है वो स्टार प्रचारक होंगे। और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सभी जगह ये जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। बीजेपी के स्टार प्रवक्ताओं में से या प्रचारकों में से माने जाते हैं। हो सकता है मिज़ोरम भी जाएँ। तो चलिए, बात अगर हम विधानसभा की कर रहे हैं तो चुनाव की, तो शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा कि कल चुनाव आयोग ने जो है ये तारीखें घोषित कर दी। तो जो पहले तारीखें हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। वैसे आपको पता होंगी कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो है, यानी जो वोट डाले जाएंगे, वो वोट पड़ेगा 17 नवंबर को। जी हाँ, और राजस्थान का वोट जो है वो 23 नवंबर को पड़ेगा। मेरे ख्याल से 14 नवंबर को दीपावली है, तो दीपावली के बाद रखा है। हालांकि छठ पर्व इस दौरान पड़ेगा। छठ मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़रूर मनाया जाता है, राजस्थान में भी कुछ जगहों पर मनाया जाता है। तो राजस्थान में तो छठ पर्व ख़त्म हो जाएगा। छठ मेरे ख्याल से 18-19 को है। तो लेकिन 17 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश में वोटिंग है, तो वहाँ पर ये छठ पर्व रहेगा। राजस्थान 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ 2 चरणों में चुनाव है यहाँ पे, 7 नवंबर और 17 नवंबर। नक्सल प्रभावित प्रदेश है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को पूरा एक चरण में होगा, और मिज़ोरम में 7 नवंबर को। यानी जो सबसे पहला चुनाव होगा वो मिज़ोरम में होगा 7 तारीख को। उसके बाद दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का है, जहाँ 17 नवंबर को, राजस्थान का 23 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, और लास्ट में सबसे आखिरी चुनाव जो है वो तेलंगाना में 30 नवंबर को। और वोटों की गिनती जो है 3 दिसंबर को की जाएगी, और 3 दिसंबर को रविवार है, संडे है। तो आप जो है टीवी के सामने बैठ के पूरा एंजॉय कर सकते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ताली बजा सकते हैं, खुशी जाहिर कर सकते हैं। अगर किसी खास पार्टी के प्रशंसक हैं या फॉलोअर्स हैं
या मानने वाले हैं तो हो सकता है आपको कहीं से दुख, तो कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल रहेगा 3 दिसंबर को। तो ये था चुनाव की तारीखों की घोषणा का ऐलान, और तारीखें क्या क्या है वो मैंने आपको बता दी, और कुछ और डिटेल इस अखबार में छपा है, दैनिक जागरण में आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो यहाँ पर 40 सीटें हैं, 40 सीटें विधानसभा की सीटें हैं। नामांकन यहाँ पर शुरू हो जाएगा 13 अक्टूबर मिज़ोरम में, और नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 20 अक्टूबर है। पोलिंग जो है जैसा कि मैंने बताया 7 नवंबर को, और परिणाम 3 दिसंबर को। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, 20 सीटें हैं यहाँ पर पहला चरण में, और दूसरे चरण में 70 सीटें हैं। तो जो पहले चरण का चुनाव है वो 20 सीटों पर किया जाएगा। 13 अक्टूबर को नामांकन होगा यहाँ पर, और अंतिम तारीख नामांकन वापस लेने की वो है 20 अक्टूबर। 7 नवंबर को यहाँ मतदान होगा 20 सीटों के लिए, और 3 दिसंबर को चुनाव मतलब डिक्लेयर किए जाएंगे रिजल्ट। छत्तीसगढ़ में जो सेकंड फेज़ होगा वो 70 सीटों का होगा, और ये 21 अक्टूबर को इसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 30 अक्टूबर को इसकी नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी, और 17 नवंबर को जो है ये आपका वोटिंग है। मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, और 230 सीटों में 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा, और 30 अक्टूबर जो है अंतिम तिथि है नामांकन की, और 17 नवंबर को यहाँ चुनाव होंगे। राजस्थान में 200 सीटें हैं, एक चरण में चुनाव होगा। 30 अक्टूबर को यहाँ भी शुरू होगा नामांकन की प्रक्रिया, और 6 नवंबर को यहाँ नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, 3 नवंबर से यहाँ शुरू होंगे नामांकन की प्रक्रिया, और 10 नवंबर को समाप्त हो जाएंगे। पोलिंग 30 नवंबर को है। और एक बार फिर मैं बता दूं कि सारे चुनावों के 5 स्टेट के वोटों की गिनती जो है वो 3 दिसंबर को की जाएगी। तो ये है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ा और डिटेल है कि इसमें जो है ये बताया गया है कि वोटर्स कितने हैं, कहाँ कितने वोटर्स हैं, और कितने नए वोटर्स जुड़े हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिज़ोरम में जो पुरुष वोटरों की संख्या है, मतदाताओं की संख्या है, वो है आपका 4.1 लाख जो है मेल हैं, और 4.4 लाख जहाँ फीमेल हैं। मतलब महिला मतदाताएं जो हैं वो यहाँ ज़्यादा हैं मिज़ोरम में। और टोटल वोटर जो है 8.5 लाख हैं, मतलब 8.5 लाख के करीब, और सीटें यहाँ 40 हैं, आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 1 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, और 1 करोड़ महिला मतदाता हैं। इक्वल है। मिज़ोरम में महिला मतदाता ज़्यादा हैं, और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ महिला मतदाता हैं, 1 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। और फर्स्ट टाइम जो यहाँ वोट देंगे छत्तीसगढ़ में वो 7.2 लाख वोटर नए जुड़े हैं इसमें। तो टोटल वोटर्स यहाँ पर जो हैं वो 2 करोड़ हैं छत्तीसगढ़ में। सीटें यहाँ 90 हैं। एमपी की बात करें तो 2.9 करोड़ जो है मेल वोटर हैं, यानी पुरुष मतदाता हैं, और 2.7 करोड़ जो है फीमेल वोटर्स हैं, यानी महिला मतदाता हैं। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या कम है पुरुष मतदाताओं के मुकाबले, जैसा कि मिज़ोरम में ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में बराबर है। और फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं यहाँ पर, जो पहली बार वोट डालेंगे, उनकी संख्या है इस बार, मतलब जो नए वोटर जुड़े हैं उनके संख्या है 22.4 लाख। मतलब 22 लाख मतदाता, 22 लाख से ज़्यादा मतदाता जो है नए हैं इस बार एमपी के चुनाव में। और टोटल वोटर की अगर हम बात करें तो 5.6 करोड़, 5 करोड़ 60 लाख के लगभग जो है मतदाता हैं। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये जो है राउंडिंग ऑफ फिगर में दिया गया है। और टोटल सीटें जो है मध्य प्रदेश में आपको पता ही है 230 हैं। राजस्थान की बात करें तो 2.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, मेल वोटर्स हैं, और 2.5 करोड़ यहाँ फीमेल मतदाता हैं। यहाँ भी कम है पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या। और टोटल जो नए वोटर जुड़ेंगे राजस्थान में इस बार वो हैं 22 लाख, मतलब एमपी से थोड़ा कम। और यहाँ पर जो टोटल वोटर हैं वो 5.3 करोड़ हैं, मतलब 5 करोड़ 30 लाख के आसपास, थोड़ा कम या ज़्यादा। तो ये राजस्थान की संख्या है, जो कि मध्य प्रदेश के वोटर के मुकाबले जो है थोड़ा कम है। टोटल वोटर की अगर हम बात करें, सीटें 200 हैं, जैसा कि आपको पता है। तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना में जो मेल वोटर हैं, यानी पुरुष मतदाता 1.6 करोड़ हैं, और
फीमेल मतदाता जो हैं वो 1.6 करोड़ है। तो तेलंगाना में महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो पुरुष मतदाताओं की संख्या के बिल्कुल बराबर है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में है। और टोटल वोटर की अगर हम बात करें तो इनके यहाँ 3.2 करोड़ हैं तेलंगाना में, और जो फर्स्ट टाइम वोट देंगे तेलंगाना में उनकी संख्या इस बार जो है 8.1 लाख नए मतदाताओं की संख्या है तेलंगाना में। तो टोटल 3.2 करोड़ वोटर हैं और 119 सीटें हैं यहाँ तेलंगाना में, जैसा कि आपको पता है। और इन पांचों राज्यों के पुरुष मतदाताओं की संख्या टोटल कर दें तो 8.2 करोड़ होती है। महिला मतदाताओं की संख्या अगर टोटल कर दें तो 7.8 करोड़ होती है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात करें पांचों राज्यों को जोड़कर तो 60 लाख ये संख्या है जो इस बार नए मतदाता बने हैं। और टोटल वोटर्स की अगर हम बात करें पांचों राज्यों की तो 16 करोड़ 20 लाख करीब जो है ये वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और नई सरकार बनाएंगे। और टोटल सीटें जो है 679 विधानसभा की है पांचों राज्यों की, अगर मिला दिया जाए तो 679 यानी 679 सीटें। तो एक चीज़ मैं इसमें अपनी तरफ से मैं जोड़ देता हूं कि इस पांचों राज्यों में विधानसभा की सीटें 679 हैं, लेकिन जो लोकसभा की सीटें हैं वो 83 हैं, 83। और 83 में भी मेरे ख्याल से 65 सीटें शायद जो है वो अभी बीजेपी के पास है। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। और अखबारों का भी ये कहना है, जैसे इसने लिखा है नवभारत टाइम्स ने, आप देखिए कि सत्ता का सेमीफाइनल तय हो गया है। अब ये सत्ता का सेमीफाइनल है या फाइनल है, और 24 का चुनाव जो है वो फाइनल होगा या महाफाइनल होगा, ये तो बहरहाल आप ही लोग तय करेंगे। मतदाता जो है मालिक है, जनता मालिक है, वही तय करेगी। और लेकिन ये है कि बड़े ही दिलचस्प चुनाव होंगे ये, और ये चुनाव जो है पब्लिक के मूड को तय करेंगे। माना जाता है कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले जो है अगर कोई चुनाव होता है तो कमोबेश एक तरह से ट्रेंड बता देता है या पब्लिक का मूड बता देता है कि पब्लिक का मूड क्या है। हालांकि मानने वालों का ये भी कहना है कि विधानसभा के चुनाव जो है वो लोकसभा के नतीजों को नहीं प्रभावित करते, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो मुद्दों की बात पे आएंगे, पहले मुद्दों से पहले हम सर्वे पे कर लेते हैं। वो सी वोटर का सर्वे कल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया और टीवी पर। सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें एबीपी न्यूज़ पे, तो उसमें जो है बाकी राज्यों का तो सब ठीक ठाक है, लेकिन राजस्थान में बड़ा उलटफेर दिखाया है सी वोटर में। उसमें राजस्थान में बीजेपी को 130 प्लस सीटें दी हैं, जबकि कुछ महीने पहले तक या 2-3 महीने पहले तक जो है टक्कर बराबरी की बताई जा रही थी। और राहुल गांधी ने भी अभी पिछले दिनों एक बयान में या किसी इंटरव्यू में कहा था कि राजस्थान में हमारी टक्कर है, लेकिन राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बाकी जगहों पे हम जीत रहे हैं। तो 130 से ज़्यादा सीटें देने का मतलब कि पहली बात तो वसुंधरा फैक्टर कोई काम नहीं कर रहा है। वसुंधरा फैक्टर मतलब ज़ीरो है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा बीजेपी के चुनाव प्रचार पे या चुनाव रिजल्ट पे। और दूसरी बात की कोई नेक टू नेक फाइट नहीं है वहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, अगर सी वोटर के सर्वे को सही माना जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन 3 जगहों पर भी उसका जो है कहना है कि कांग्रेस को एज है या कांग्रेस सरकार बना रही है या बना सकती है। तो इसमें 2 स्टेट ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ पर तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। लेकिन तेलंगाना को लेकर थोड़ी सी दुविधा भी है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस जो है वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर जी, तो बीआरएस का वो है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस को एज दी गई है कि कांग्रेस जो है वहाँ सरकार बना सकती है। तो इस तरह से तेलंगाना में जो बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हम एक दूसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, कांग्रेस से एज है, हमको कांग्रेस से ज़्यादा हमारा प्रभाव है या कांग्रेस से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी, तो उस पर ये सर्वे थोड़ा सवाल लगाता है। और अगर ऐसा होता है, अगर इस सर्वे को सही माना जाए तो इसका मतलब कि बीजेपी का साउथ से सुपड़ा साफ है टोटल। तेलंगाना एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी, तो वहाँ से भी ये अब हट रहे हैं, वहाँ से भी इनका जो है जो पकड़ है वो ढीली हो रही है या ख़त्म हो रही है। अब आते हैं मिज़ोरम पे। तो मिज़ोरम में जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है उसकी सरकार है, और मिज़ो नेशनल फ्रंट को इस बार कांग्रेस और वहाँ के जो जोराथम ग्रुप है
वो मिलकर टक्कर देते नज़र आ रहे हैं। वहाँ मिज़ोरम में बताया गया है कि टक्कर बराबरी की है, तो वहाँ संभवतः अगर ज़्यादा उलटफेर नहीं हुआ तो सरकार बना सकती है कांग्रेस, लेकिन वहाँ पर उसे दूसरी पार्टियों का, जो लोकल स्थानीय पार्टियाँ हैं, उनको उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो ये एक करीब करीब सर्वे आया है, कल जो है चल रहा है, इस पे बहुत सारी बहसें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला तो आप लोग करेंगे, जनता करेगी। जनता को मत पता है, जनता मन बना चुकी है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नोटा पे भी वोट ठप्पा लगा देंगे। हाँ, तो ये सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट बदलते रहते हैं। सर्वे कैसे होते हैं ये भी आपको पता है, मैं भी चैनल में रह चुका हूँ, हमारे चैनल में भी सर्वे होता है, अभी भी बहुत सारे सर्वे आएंगे, दिखाएंगे। सर्वे वाले किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, कभी आज तक मेरे जीवन में मेरे कोई सर्वे करने वाला मेरे से नहीं टकराया, या मेरे से कोई ऐसा बंदा नहीं टकराया कभी कि जो उसने कहा हो कि भैया वो फलाने वोटर के या फलाने ठिकाने उसके जो है चाणक्य के लोग आए थे, हमसे पूछ रहे थे वोट किसको दोगे किसको नहीं दोगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वो चल रहा है। तो पता नहीं, भगवान जाने ये लोग सर्वे कहाँ से करते हैं, लेकिन सर्वे होते हैं, चुनाव के पहले भी होते हैं, और जब वोट हो जाता है तो उसके बाद सर्वे रिपोर्ट आती है। वैसे भी लोग सर्वे करते रहते हैं कि कौन पॉपुलर है, कौन फेलियर है, कौन राहुल गांधी का लोकप्रियता कितनी बढ़ी, कितनी घटी, पीएम मोदी की लोकप्रियता कितनी बढ़ी। तो ये सारे सर्वे होते रहते हैं। सर्वे कैसे होते हैं क्या वो आपको भी पता है। और सर्वे एक तरह से परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं बताते, लेकिन सर्वे एक तरह से थोड़ा बहुत ट्रेंड बता देते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर वो वाकई किसी के पास जाते होंगे पूछना पाछने तो सर्वे को तो छोड़ दीजिए। अब सवाल उठता है कि इस चुनाव में जो कहा जाता है कि विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोकल फैक्टर बहुत ज़्यादा कारगर होता है, लोकल लोग जो होते हैं यानी कैंडिडेट जो होते हैं, उम्मीदवार जो होता है वो ज़्यादा उसकी काउंटिंग होती है। तो इस तरह से जो है इसके नतीजे जो है लोकसभा को या लोकसभा चुनाव परिणाम को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो सवाल उठता है कि भाई राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। लेकिन मेरा विचार थोड़ा सा अलग है, इसलिए कि ये चुनाव जो है इस बार बीजेपी जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर ही या राष्ट्रीय चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने यह ऐलान कर दिया कि साहब कमल का फूल जो है या कमल निशान ही जो है वो बीजेपी का चेहरा है। मध्य प्रदेश में ना तो वसुंधरा चेहरा है और ना ही मध्य प्रदेश में ना तो शिवराज सिंह चौहान चेहरा है, ना राजस्थान में वसुंधरा चेहरा है। जो चेहरा है वो कमल निशान है। सूरज उगेगा कमल खिलेगा, अटल जी ने कहा था ये। तो मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि कमल खिलेगा सूरज जब निकलेगा। तो इसलिए उन्होंने किसी चेहरे को दांव नहीं लगाया है। जो चेहरा है इन चुनावों में वो बीजेपी की तरफ से नेशनल चेहरे हैं, चाहे वो आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, चाहे अमित शाह जी की बात कर लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, चाहे गडकरी जी की बात कर लीजिए, चाहे जिसकी बात कर लीजिए, जेपी नड्डा साहब की बात कर लीजिए। तो ये राष्ट्रीय चेहरे जो हैं ये यही मेन होंगे। और अगर राष्ट्रीय चेहरे स्थानीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे भी थोड़े बहुत राष्ट्रीय होंगे, लोकल फैक्टर जो है थोड़े कम चर्चा में होंगे। लेकिन कांग्रेस ये गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस ने ये अपना ट्रेंड बदला है हिमाचल से और उसके बाद कर्नाटक से। तो कांग्रेस ने जो है वो लोकल चेहरों पे दांव लगाया है। बीजेपी का कोई चेहरा राजस्थान में नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बड़े बड़े लोग उतार दिए हैं। अभी जो लिस्ट आई है कल, उसमें राजस्थान में भी करीब 7 से 8 MP जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि उसमें राजवर्धन राठौर जैसा चेहरा भी शामिल है, जो कि मंत्री रह चुका है, केंद्रीय मंत्री। तो चेहरा कोई नहीं है, लेकिन बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए गए हैं। और इन्हीं बड़े चेहरों में से कोई एक जो मोदी और अमित शाह का पसंद का होगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चाहे अगर राजस्थान में बीजेपी जीतती है तो, या अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी आती है सत्ता में तो शुरू करते हैं राजस्थान से। चूँकि राजस्थान के सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल उलट आए हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा फैक्टर ख़त्म हो गया है? तो उसके पहले ये शुरू करें चर्चा, इसके पहले मैं अपनी पूरी बात कर लूँ कांग्रेस की मुद्दा जो लोकल वाली बात पे है। तो कांग्रेस ने जो है हिमाचल और कर्नाटक को फॉलो किया है अपनी पॉलिसी को यहाँ इन चुनाव में भी, और वो लोकल चेहरे को
बढ़ावा दे रही है। राजस्थान से अगर शुरू करें तो राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो झड़प थी या जो विवाद था या जो तनातनी थी, उसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अब कल ही जो है CWC की बैठक में उन्होंने कहा, क्या नाम है इनका, सचिन पायलट ने, कि अशोक गहलोत जी की तारीफ़ की उन्होंने। तो एक तरह से अभी तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कुछ तनातनी है, तो वो मसला शांत हो गया है। तो ये एक उपलब्धि है कांग्रेस के लिए। और दूसरी उपलब्धि ये है, दूसरी बात ये है कि अशोक गहलोत जो है पिछले कई चुनावों में, पिछले चुनाव से लेके और अब तक जो है पिछले 5 सालों में अपनी सरकार ही बचाते चले आए हैं। 100 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में उनको। तो इस बार कितने लोगों को टिकट दिया जाता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान में अक्सर ऐसा होता है। एक तो ट्रेंड ये है कि हर 30 सालों से 28-30 सालों से चला आ रहा है कि साहब एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो इस बार कांग्रेस है तो क्या बीजेपी आ जाएगी? सर्वे रिपोर्ट ये कह रहे हैं। लेकिन जो पोजीशन है, जो अंदरूनी हालात हैं, जो राजनीतिक समीकरण है, वो थोड़ा सा कांग्रेस के फेवर में ज़्यादा है। इसलिए कि वसुंधरा को, ठीक है, वसुंधरा को 6 महीने पहले ही जो है पीएम मोदी ने दरकिनार कर दिया था, या पिछले चुनाव से ही देखा जाए तो उनको दरकिनार किया जा रहा था। उसके बाद अभी 15 दिन पहले अमित शाह और JP नड्डा जयपुर आए थे। उन्होंने वसुंधरा राजे से बात की, उन्हें समझाया बुझाया, उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश की। उनको ये भी आश्वासन दिया कि आपका रोल होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बड़ा रोल होगा, क्या रोल होगा। और जब जयपुर में, राजस्थान में प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि कमल निशान हमारा चेहरा है, तो उसके बाद से जो बची खुची संभावनाएं थी वसुंधरा राजे के लिए वो ख़त्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे कितना नुकसान पहुंचाएंगी अगर वसुंधरा नाराज़ हैं, या अगर वो भीतरघात करती हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा को कैंडिडेट न बनाए जाने के ऐलान के बाद से, या स्पष्ट संकेत के बाद से, ऐसा कोई आदमी सामने आया नहीं, या उनके गुट के लोग सामने आए नहीं उनके पक्ष में नारेबाजी करने के लिए या विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा फैक्टर बहुत ज़्यादा बीजेपी को परेशान करेगा, जिसकी वजह से वो राजस्थान हार जाए। हो सकता है ये सर्वे सही हो जाए और बीजेपी जीत जाए। लेकिन कांग्रेस में चूँकि दोनों में एका हो गया है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने बहुत सारे अभी लोक लुभावन नारे दिए हैं। तो हो सकता है कि वो फाइट में हो, और ये सर्वे पूरी तरह से सत्य ना हो कि बिल्कुल स्पष्ट बहुमत बीजेपी को राजस्थान में मिल रहा है। टक्कर हो सकता है बराबरी की हो जाए, क्योंकि ज़मीनी हालात दोनों पार्टियों के अलग अलग हैं। अब चेहरा कौन होगा? राजस्थान में चेहरा स्पष्ट है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा स्पष्ट है, लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। न मध्य प्रदेश में उनका कोई चेहरा है और न ही राजस्थान में कोई चेहरा है। और कभी कभी ये दांव सफल भी होता है और कभी कभी गड़बड़ा भी जाता है, अगर बिना चेहरे के आप लोकल चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। तो ये तो राजस्थान में हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के हाथों से बाजी फिसलती हुई नज़र आ रही है, सबको नज़र आ रही है। अब तो भाजपा वाले भी कुछ न कुछ बोलने लगे हैं, और खुद शिवराज सिंह चौहान जो है मंच से पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं, पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने कि न बने। तो इस तरह की, और आप बहुत याद आओगे जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे, कुछ इस तरह का गाना भी गा रहे हैं वो मंच से। सीहोर वाला आपने मंच देखा होगा, आपको याद ही होगा। तो शिवराज सिंह चौहान को तो किनारे लगा दिया गया। बिना चेहरे के बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है। तो मध्य प्रदेश में अब एक चेहरा बीजेपी दांव पे लगा सकती है, और वो चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, और या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा जो है वो उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया शिवपुरी में। आप हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे आपने देखा भी होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाया जाए यहाँ से, शिवपुरी से। अब सवाल ये उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर कितना हेल्पफुल होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि ग्वालियर और चंबल संभाग में उनकी पकड़ मानी जाती है सिंधिया परिवार की। तो लेकिन वहाँ से भी जो है पिछली बार कांग्रेस को 23 सीटें मिल गई थी। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर काम करेगा नहीं करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ना पसंद करेंगे नहीं करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछला चुनाव अपना हार चुके हैं वहाँ से।
और उन्हीं के साथ सेल्फी लेने वाले आदमी ने उनको चुनाव हरा दिया था, आपको पता ही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार होते हैं कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है या कहा जाता है आला कमान की तरफ से, तो जाहिर सी बात है उनको लड़ना ही पड़ेगा। एक तरह से ऐसे ही चुनाव हो गया कि भैया जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गए, अब जाओ भैया ग्राम प्रधानी का चुनाव फिर से लड़ो। तो कुछ ऐसी बातें होंगी, ऐसी ही बात होगी। तो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ पर एज में है, इसलिए एज में है कि एक तो 18 साल जो है वो हो गए आपके सरकार के, बीजेपी के, और एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से लोग उब गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को खुद बीजेपी किनारे लगा रही है और उसका शिवराज सिंह चौहान अभी नहीं चुके हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, अभी भी वो प्रासंगिक हैं। तो शिवराज सिंह चौहान क्या करते हैं, क्या स्टेप लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को इस बात का एहसास हो गया होगा ज़रूर कि हम अगर सत्ता में आते भी हैं, वापसी करते भी हैं, तो संभवतः मैं मुख्यमंत्री नहीं होऊंगा। तो उस हालात में शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, कितनी ताकत वो झोंकेंगे अपने और अपने समर्थकों की, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के जो धुरियाँ हैं वहाँ पे, चाहे वो कमलनाथ का हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह का हो, सीपी जोशी का हो, तो सीपी जोशी तो खैर राजस्थान के हैं। तो ये लोग यहाँ पर वहाँ पर जो है ये इनका फैक्टर काफ़ी मजबूत है और ये लोग मिले हुए हैं, लिहाजा कांग्रेस को यहाँ पर एज है। और साथ ही साथ कांग्रेस जो है स्थानीय मुद्दे वहाँ पर उठा रही है। छत्तीसगढ़ में भी सेम बात है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है उसने माफ़ कीजिएगा बीजेपी है, उसने जो है रमन सिंह 3 बार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको किनारे किया हुआ है। तो वहाँ पर भी बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल कांग्रेस के साफ साफ चेहरे हैं। और उन्होंने तमाम जो योजनाएं चलाई हैं वहाँ पर, चावल वाली उनकी योजना, गोबर वाली योजना, तो ये काफ़ी लोकप्रिय हैं वहाँ पर। तो इस हालात में, ऐसे में जो सर्वे रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापस आ सकती है, तो वो सही साबित होगी। और वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। के सिंहदेव के साथ जो लफड़ा था मुख्यमंत्री बनने वाला, वो भी करीब करीब अभी हाशिए पर है, सामने नहीं आया है। बाद में आता है तो उसको नहीं कह सकते। तो एक तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्लियर है, कांग्रेस लेके जा रही है। तेलंगाना के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तेलंगाना में कांग्रेस को एज दिखाई गई है, लेकिन फ़िलहाल बीआरएस अभी उससे बाहर नहीं है। और मिज़ोरम का भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ कांग्रेस को एज है, लेकिन अगर सरकार बनाएगी कांग्रेस तो उसे स्थानीय पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो अब ये हालात हैं। आगे चलकर ऊँट किस करवट बैठेगा ये ना आपको पता है ना हमको पता है। भाई चुनाव में लहर जो है शुरू होती है चुनाव के 4-5 दिन पहले, वोटिंग के 4-5 दिन पहले। तो अब वो लहर किधर जाएगी, क्या करेगी, वो तो ये तो वक्त बताएगा जब वोटिंग शुरू होगी। लेकिन मुद्दा ये भी एक उठ रहा है कि क्या इन चुनावों में ये जो जातिवाद है, जातिवाद का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठ गया। कल राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में कर रहे थे, तो उन्होंने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया कि आप में से कितने पत्रकारों से, करीब 100-150 पत्रकार थे वहाँ पे, उनमें से पूछ लिया कि आप में से कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने दलित वो हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या ट्राइब हैं, आदिवासी हैं। एक भी हाथ नहीं उठा। और पीछे से कोई कैमरामैन थे हमारे साथी, उन्होंने कोई हाथ उठाया, वो जो पर्टिकुलर उससे बिलोंग करते होंगे। तो एक तरह से हवा दे रही है कांग्रेस। और राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कल कि साहब हम जो है वो सत्ता में आए तो जातिगत सर्वे कराएंगे, साथ ही साथ हमारी जहाँ पे सत्ता है वहाँ हम जो है जातिगत सर्वे कराएंगे। या तो और सत्ता में आ गए तो जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसे हम 50, उसकी जो सीमा 50% सुप्रीम कोर्ट ने बांध रखी है, उसको भी हम बढ़ाएंगे। तो एक तरह से मंडल और कमंडल की लड़ाई है, लड़ाई शुरू हो गई है थोड़े से बदले हुए स्वरूप में। अब बीजेपी के पीएम मोदी साहब ने जो है वो कह दिया था पिछले उसमें जो है छत्तीसगढ़ में संभवतः कहा था ये बात कि कांग्रेस जो है जातिवाद का मुद्दा उठा के गरीब हिंदुओं को बांटना चाहती है और हिंदुस्तान में गरीब से बड़ी कोई जाति नहीं है। तो बड़ा ही दिलचस्प होगा कि हिंदू जो ध्रुवीकरण है बीजेपी के पक्ष में, उसको ये जाति का जो चलाया है मुद्दा,
ये उसको भेद पाएगा, तीर जो चलाया है राहुल गांधी ने, ये कितना असर करेगा, और क्या ये फैक्टर काम करेगा स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे। जातिवाद का मुद्दा कहाँ तक ये जाएगा, आरक्षण को लेके जो सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है इससे जो सवर्ण हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, और उससे कांग्रेस से तो निश्चित रूप से नाराज़ हो जाएंगे। और वैसे भी माना जाता है कि सवर्ण जातियाँ जो हैं, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, ये बीजेपी की पार्टी है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है और ये एक बड़ी काट साबित हो सकती है बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के आगे, हिंदुत्व कार्ड को काटने के लिए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इसका मौका छोड़ेगी नहीं और ये मुद्दा आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में 2011 में ही जातिगत सर्वे हो गए थे, जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो ये भी दिलचस्प होगा कि इस चुनाव के पहले, जो असेंबली चुनाव है नवंबर में, इसके पहले कांग्रेस सरकार, अब तो सरकार बन गई है कांग्रेस की वहाँ पे, तो क्या कांग्रेस वो जो सर्वे है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? तो बड़ा ही दूर का सवाल है और ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो अभी जो पिछड़ों के उसमें खड़ी हो गई है कांग्रेस चाहती है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे जो है वो सत्ता में वापसी करे और अपने को मजबूत करे। तो इसके लिए उस जाति का ये कार्ड खेला है उसने, और जातिवाद की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, उसकी रिपोर्ट की बात कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसके पक्ष में हैं तो आप अब कर्नाटक में जो है उसको कर लीजिए, आप उसको सर्वे ओपन कर दीजिए, दिखा दीजिए। कल अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना करने की मांग की है। तो हर आदमी मांग कर रहा है, उनको लग रहा है कि बीजेपी की काट के लिए एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा मुझे लगता है कि लोकसभा तक चलेगा या उस समय तक ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक सवाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये बहुत ही मजबूत मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और इस मुद्दे को उठाने से लोग जो है कांग्रेस से ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भैया कर्नाटक में जो हुआ है उसको ज़रा खोल के दिखा दो क्या है वहाँ पर। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी, बात आगे तक जाएगी। जब इस तरह की बातें होंगी, रिपोर्ट आएगी और सर्वे होंगे, आरक्षण की मांग बढ़ेगी। आरक्षण की मांग बढ़ेगी तो 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू होने के बाद क्या हुआ था ये भी आपको पता है, और आगे क्या होगा ये भी आपको पता है, और इसका नतीजा क्या होगा ये भी आपको पता है कि समाज में फूट, और नौकरी है नहीं कहीं कोई सरकारी। 8-8 लाख 10-10 लाख वैकेंसी जो है वो ऐसी पड़ी हुई है, ओपन नहीं हो रही है। लेकिन नौकरी के में आरक्षण के नाम पे जो है ये खेल खेला जा रहा है। अब भगवान जाने कहाँ तक चलेगा ये और कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये हालात हैं, ये जैसा कि आपने देखा चल रहा है। क्या होगा इसका नतीजा ईश्वर जाने, हमें और आपको बैठ के तमाशा देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। चुनाव और आरक्षण, असेंबली इलेक्शन की बिगुल बज गई है, लोग तैयार हो गए हैं। मेरे मध्य प्रदेश के दर्शक और मेरे छत्तीसगढ़ के दर्शक, मेरे राजस्थान के दर्शक भाइयों, तेलंगाना में अगर मुझे कोई देख रहा हो, हैदराबाद वगैरह में, तो उनको भी, मिज़ोरम में अगर कोई देखता हो तो उनको भी, सबको मेरा नमस्कार है। और मेरी अपील है कि सोच समझ के वोट देना है और अपना वोट बेकार नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।